में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि झारखंड टेट में अधिकतर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही पूछा था। तो इस वर्ष भी ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि झारखंड जो टेट का जो मेन सुपर टेट जिसको कहते हैं वो पूछने वाला क्वेश्चन इस वर्ष भी आपको झारखंड के एनसीईआरटी बुक से ही है। तो दोस्तों मैं आपको टॉपिक यानी जो जो मेन इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं उसको अंडरलाइन करके आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन का दबा दीजिएगा ताकि आपका जब भी मैं वीडियो इस तरह का डालूं तो आपके मतलब मोबाइल पर तुरंत चला जाए और आप इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे। अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरा आपको डिटेल में अध्ययन कराने की कोशिश करता हूं। और ये है आपका देख सकते हैं भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य है, ये आपका चैप्टर का नाम है और ये एनसीईआरटी बुक है और यहीं से आपका ये सारा मतलब इसी बुक से आपका क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई भी अध्याय को पढ़ने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो आगे चलते हैं सर, आप ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। और आप लोग अगर जो जेटेड मेंस की तैयारी करने वाले अगर जो आप लोग अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोग का मतलब वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले देख सकते हैं अध्याय 2 है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो हमारा देश में कानून उस तरह के पहले नहीं था। पहले अंग्रेज़ लोग जो कानून बनाते थे, अंग्रेज़ लोग के द्वारा बनाया गया जो कानून था उससे बहुत लोग त्रस्त थे। तो हमारा जब आज़ाद देश हुआ, जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब हमारे यहाँ एक कानून की आवश्यकता पड़ा और उस कानून को लिखने वाले यानी संविधान का जो निर्माता है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को लिख करके तैयार किए हैं। और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ और टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो पीला वाला आपका देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा है भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कल्याण एवं सतत विकास का आश्वासन देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा भारतीय संविधान है सभी नागरिकों को यहाँ रहने वाले जो भी नागरिक है उनका कल्याण कैसे हो, उनका सतत विकास कैसे हो, उसका आश्वासन देता है। टोटल नहीं पढ़ना है दोस्तों, जो जहाँ से क्वेश्चन आने की कोशिश, जैसे पूछ देगा कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को क्या देता है, तो नागरिकों के लिए कल्याण एवं सतत विकास का आश्वासन देता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। और साथ ही साथ अब देख सकते हैं ऐसे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात कई आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इनकी झलक में प्रस्तावनाओं में दिखाई पड़ती है। आप अगर पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावनाओं में क्या लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं प्रस्तावना का संविधान का सार माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा संविधान का सार किसे माना जाता है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना। तो उसमें आपको टिक कर देना है प्रस्तावना को जो है सो संविधान का सार माना जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है उसको सर बोला जाता है आपका संविधान का आत्मा। तो इसमें आपको दूसरा पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना मतलब संविधान का जो है सो किसे माना जाता है, संविधान का सार किसे माना जाता है, तो सर आपको याद रखना होगा प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपन्न प्रभु संपन्न, ये सारा चीज़ हमारे संविधान में लिखा हुआ है और ये सारा चीज़ उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। यह भी देखिए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 में 42वें जो संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। इस टॉपिक को आपको याद रखना होगा। पंथ निरपेक्ष पूछेगा
कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द कब जो है और कितने केवल संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 1976 और 42वें संशोधन में किया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं संविधान का 42वां जो संशोधन हुआ था, ये संविधान का जो 42वां संशोधन 1976 में कांग्रेस सरकार के द्वारा मतलब किया गया था। इसमें पूछेगा कि 42वां संशोधन किसके द्वारा किया गया था, कौन सा सरकार था, बीजेपी सरकार था कि कांग्रेस सरकार था? तो आपको याद रखना होगा, उसमें क्या सरकार का ऑप्शन दिया रहेगा भुलाने के लिए, तो आपको याद रखना होगा कांग्रेस के सरकार में ही जो है सो ये किया था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थे। पूछ सकता है कि जब 42वां संशोधन 1976 में हुआ था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना होगा हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे, आपको याद रखना होगा। उसके बाद वे भारत की पहली प्रधानमंत्री भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी, जो महिला थी, तो वे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका इंदिरा गांधी जी थे, जो भारत के पहला प्रधानमंत्री बने थे। अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में ये आपका संविधान का पार्ट्स है, जो आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। मतलब लागू नहीं हुआ था, उसमें कानून मतलब बन के तैयार हो गया था, और हमारा 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और प्रस्तावना का ये मूल निर्धारित किया गया है, जिसमें संप्रभुत्व को आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को लिए मिल रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों ये पूछेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो हमारे संविधान में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको फिर इधर जो भी लिखा हुआ है इसको आप पढ़ के बताने में बहुत ज़्यादा समय पास होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो जो पूछेगा मैं उसी को आपको बताने होगा, ऐसा पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक वैदिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है, यानी विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर न तो कोई सी आंतरिक शक्ति का दबाव है न तो किसी बाहरी शक्ति का है। भारतीय संविधानता अधिनियम के पारित हो जाने से भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा देश यानी जो भारत देश है, यानी 15 अगस्त 1947 को मतलब आज़ाद हुआ था, उसको है ना संप्रभु, मतलब उसी समय 15 अगस्त 1947 को भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया था। अब देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। यहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आखिर कौन झंडा फहराते हैं, राष्ट्रपति फहराते हैं या फिर आपका क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री? तो आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति 26 जनवरी को फहराते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ समाजवाद से तात्पर्य है बिना भेदभाव समाज के सभी सदस्यों के हित का कार्य करना, यही मतलब समाजवाद का अर्थ होता है। तो जो भी आपका अंडरलाइन पीला से किया गया है दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन मतलब यहीं से पूछने का ज़्यादा चांस रहता है और यहीं से पूछा भी, क्योंकि मैं 2016 में मैंने देखा था अधिकतर NCERT बुक से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों देख सकते हैं भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है, ये आपको याद रखना है। और अभी देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भारत क्या है। अब लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे पूछेगा कि भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक है कि राजतांत्रिक है? तो आपको पहले के लोग राजा महाराजा यहाँ पर शासन चलाते थे, लेकिन अब बाद में धीरे धीरे यहाँ अधिकतर देश जो है सो लोकतांत्रिक देश ही बन चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पूछेगा भारत कैसा देश है, तो ऑप्शन में लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, या ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको लोकतांत्रिक मानना होगा। लोकतांत्रिक तात्पर्य है कि राज शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाएगा, चाहे जो भी चलाएगा शासन वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ प्राय प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं। पूछ देगा कि कितने वर्ष के अंतराल पर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है?
5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 5 वर्ष के बाद जो है सो वो बदल जाती है। वह प्राय सरकार जो भी होता है 5 वर्ष के बाद बदल जाती है। जनता के पास पुनः अवसर होता है कि नए जनप्रतिनिधियों को चुनाव कर सके। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टॉपिक है 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए। जो लोकसभा गठित करना था वो 2014 में चुनाव हो गए थे, याद रखना होगा, पूछेगा वहाँ सवाल। इसमें से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे दोस्तों। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। वहाँ पूछ देगा कि 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए चुनाव कब कराया गया था, 2014 में, 2020 में, 2015 में। इस तरह से तो आपको ऑप्शन दे दिया, भुलाने के लिए दिया रहेगा, तो आप याद रखिएगा 16वीं यानी 16वीं जो लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव किए गए थे दोस्तों। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं यानी भारत एक क्या है, एक गणराज्य है। देखिए, गणराज्य संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं कि किसी के वंश, किसी का बेटा ही कोई अगर किसी का बाप राजा था तो उसका बेटा ही मतलब बनेगा उस राज्य का, ऐसा नहीं होता है। कोई जो चुनाव लड़ेगा, जो जीतेगा वही बनेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहीं कहीं होता है। राज्य का अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव मतलब चुना जाता है। प्रत्यक्ष तरीके में राज्य के अध्यक्ष को जनता चुनती है, लेकिन जब जनता का प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है तो यह अप्रत्यक्ष तरीका होता है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कुछ आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपको, यानी भारत में राष्ट्रपति पद जो है सो सर्वोच्च पद है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था पंचायत सचिव में, एक क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, सर्वोच्च कौन होता है। वहाँ पूछ लिया था भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो यहाँ से आपको दोस्तों उठाया है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है और सबसे ऊंचा पद होता है। राष्ट्रपति कितने दिन 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। यहाँ पूछेगा कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपको याद रखना होगा ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। 26 जनवरी 1950 को जो है सो भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कानून बना था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा ये घोषित हुआ था। अब भारत के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। याद रखना पड़ेगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी को याद होना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति यहाँ दिया है प्रणब मुखर्जी, जो 25 जुलाई 2012 को बने थे। और अभी लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो महिला राष्ट्रपति बनी है, जो झारखंड के पहले राज्यपाल रह चुकी हैं। वो झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, का आदिवासी महिला है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि नागरिकों के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी के अवसर सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्योचित विवरण यानी वितरण हो और धन समता का केवल कुछ ही हाथों में न केंद्रीकरण न हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के कुछ ही लोगों के हाथ में कोई धन वगैरह सारा चीज़ दे दिया जाए और किसी एक को अमीर बना दिया जाए, बाद बाकी लोग गरीब। लेकिन क्या किया जाए, अभी के दौर में ऐसा हो भी रहा है। संविधान यह सुनिश्चित कराता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो। समाज के भौतिक संपदा, स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उसमें सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है सो मिले। ऐसा स्त्री और बच्चों के श्रम का दुरुपयोग न हो और आर्थिक विपन्नता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाना ना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। दोस्तों आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये भी जानने की कोशिश करें। यहाँ से आपको पूछेगा ये क्वेश्चन, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। अभिव्यक्ति लिखा है अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद आपको 25 से 28 में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछेगा कौन से अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो 19 में आप अनुच्छेद, चाहे कहीं भी आप कहीं सरकार से अगर आप कहीं आप विरोध में कुछ बोलना भी है तो आप उसको अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कोई भी बात को आप रख सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक रखना है।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको, बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी न्याय के प्रतिफल है। दोस्तों यहाँ पर जो है, जो बालक जो भी है, क्योंकि यहाँ पर बालक लोगों को काम करवाना, अगर 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को या बालकों को काम कराते हैं तो उसका कानूनन जुर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। मताधिकार के प्रयोग का जो आधार है वयस्क अधिकार का सिद्धांत होगा और राज्य में अभिजात वर्ग को कोई भी सत्ता प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों आगे मैं अब स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं स्वतंत्रता, जिसको हम लोग लिबर्टी भी इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों प्रस्तावना में विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने पसंद के धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं दे सकता है। वह अपने इष्ट की प्रार्थना, स्वैच्छिक विधि को अपना सकता है। उसे विचार व्यक्त करने एवं भाषण देने की छूट है, बशर्ते उसके भाषण से देश की एकता एवं अखंडता पर कोई मतलब आँच ना हो। दोस्तों मतलब अगर वो भाषण दे रहा है तो भड़काऊ भाषण नहीं देना है, जिससे कि देश में मतलब फूट डाल जाए, सभी लोग भड़क जाए, सभी लोग बिखर जाए, ऐसा भाषण नहीं देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं समानता। समानता का अर्थ इक्वालिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अब यहाँ पर समानता से अभिप्राय किसी अपने व्यक्ति के समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। अपने कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ रहता है भारत में, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। सभी नागरिक केवल अपनी क्षमता, गुण और प्रतिभा के अनुसार सभी लोग पद समान और स्थान समान रूप से पाने के हकदार। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश सबके लिए सुलभ है। समानता के सिद्धांत के आधार पर अछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन करना जरूरी इसलिए कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ देगा कि समान किसके सिद्धांत पर जो है छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो समानता के सिद्धांत के आधार पर ये किया गया है। दोस्तों मैं बहुत फास्ट पढ़ने का मेरा रीज़न है, क्योंकि सारा चीज़ इसमें से आता नहीं है, इसलिए केवल मैं जो जो आएगा उसको अंडरलाइन कर दूंगा। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सभी को होना चाहिए। बंधुता से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की जाती है। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि मूल अधिकार अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके। यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह अपनी नीतियों से सभी नागरिकों को जीविका, पर्याप्त साधन, काम के न्याय संगत तथा मनोचित दशाएं उपलब्ध कराएं। अब देख लीजिए, यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 32 में अभिव्यक्ति की गरिमा की यानी अभिवृद्धि सहायक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन मेरा करने का ये उद्देश्य होता है कि यहाँ पर आपको यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं कि सारा ये टॉपिक से में पूछेगा। अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 32 में भी अभिव्यक्ति की अभिवृद्धि में सहायक होता है, ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब देख सकते हो राष्ट्रीय एकता व अखंडता के बारे में यहाँ दिखाया गया है। दोस्तों व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा जाता है जब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुरक्षित रहे। इसलिए अनुच्छेद 51 में देख सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करें। दोस्तों यहाँ से एक पूछने का ज़्यादा चांस है, इसलिए इसको मैं अंडरलाइन कर दिया। ऐसे मामलों में जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं, सभी नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे सभी भेदभावों को भुला कर तथा अपने निजी स्वार्थों को ऊपर उठाकर उनका सम्मान करें। और इस तरह भारतीय संविधान में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, अखंडता की अभिवृद्धि की भावना से ओतप्रोत है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चित्र है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, जो 2014 में सरकार के द्वारा 2014 में सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों देख सकते हैं 2014 में जो है भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को 2014 था, 31 अक्टूबर का दिन था, 2014 को जो है तो राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 31 अक्टूबर भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह, ये हमारे गृह मंत्री रहे थे, यानी पूछता है यानी 31 अक्टूबर को
यानी गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री हमारे यही थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। यानी भारत के जो है सो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? लौह पुरुष थे। या लौह पुरुष किनको, लौह पुरुष के नाम से किनको संबोधित किया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को का ही मतलब एक तरह से जन्म दिवस भी है, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क। और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कहा जाए तो भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है दोस्तों, उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इसको याद रखना होगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी ये मेन टॉपिक है दोस्तों। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये चित्र है, आप देख सकते हैं, आपके सामने ही प्रस्तुत है। और आगे मैं बढ़ता हूँ दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ रोचक जानकारियाँ हैं दोस्तों, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं हमारे कौन हैं, ये आप चिन्ह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे बिहार के सिवान जिले के यानी जीरादेई नामक गांव के थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये भी पूछता है कि हमारे भारत के 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये हमारे बिहार के जो लाल कहा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये 2 बार दोस्तों ये रहे थे आपका, ये हमारे इनको 5 सितंबर के दिन आप शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है। वे एक शिक्षक भी रह चुके थे, उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारे अबुल पाकिर जैन अब्दीन अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक वैज्ञानिक भी थे। तो एक वैज्ञानिक रहते हुए भी भारत के हमारे यानी ये राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। आप देख सकते हैं इनका मतलब चरित्र कितना मतलब महान था। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पूछता है कि मिसाइल मैन, कई बार पूछा है मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हमारे APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों। सेवानिवृत्ति के बाद वे शिक्षक कार्य से जुड़े रहे। उनका देहवासना भी एक कार्यक्रम के दौरान ही व्याख्यान देते हुए हुआ था दोस्तों। मरे थे तो जब कुछ व्याख्यान देते हुए मरे थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे, ये भी पूछता है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि निर्विरोध चुने जाने वाले हमारे कौन थे राष्ट्रपति? तो संजीव रेड्डी से जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले ये पहली व्यक्ति थे दोस्तों। ये इनको याद रखना जरूरी है। संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्र व्यक्ति थे। आपको किसी तरह के एग्ज़ाम के लिए, अगर झारखंड में किसी तरह के एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये आप मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि केवल JTET के लिए, किसी भी तरह के आप चाहे टेट क्यों ना हो, टेट के लिए भी आपको इससे क्वेश्चन पूछने वाला है दोस्तों। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अब अभी भी आपको दोस्तों याद दिला दूँ, अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अभी महिला ही राष्ट्रपति हैं जो झारखंड से बिलोंग करती हैं और झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं दोस्तों। और झारखंड में काफ़ी संघर्ष किए उन्होंने। आदिवासी महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो आज हमारे भारत के राष्ट्रपति बनी हैं। बहुत ही गौरव की बात है हमारे झारखंड के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके बीच में कुछ क्वेश्चन है, आप खुद भी इसको आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था दोस्तों। मैंने बताया 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। 15 अगस्त 1947 उसमें दोस्तों खाली स्थान भरा जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ निरपेक्ष को प्रोत्साहन नहीं देता है दोस्तों। क्या करता है? नहीं देता है, इसमें भराएगा दोस्तों। भारत एक कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, इसमें ये भरा जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है? चौथा क्वेश्चन है, वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में, आपको बता दें दोस्तों 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे दोस्तों। अनुच्छेद में भाषण, कितना अनुच्छेद में आपको भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कितना में है आपको। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अनुच्छेद 19 में भाषण तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। समानता के सिद्धांत के आधार पर को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है दोस्तों?
तो आप अगर अच्छा से अध्ययन, तो दोस्तों बता सकते हैं आप किसको समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया है दोस्तों? तो छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। दोस्तों 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत सभी नागरिकों को कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता एवं एकता की अखंडता की से कर दिखा सकते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य बना दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। सॉरी, तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो भी